हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, उत्तराखंड की रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हो गए। भारतीय सरकार ने प्रत्येक जवान को 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया है जी। एक दूसरी तरफ है जहां क्रिकेट में अभी चैंपियन ट्रॉफी जीतकर आए खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपया इनाम में देने की घोषणा की है। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जवानों की सेवा का इतना कम आंकलन क्यों? इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, पहले तो मेरा ये संवेदना प्रकट करना है कि उत्तराखंड में पहले ही देश इतनी बड़ी त्रासदी से गुजर रहा था जिसमें बहुत ही जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है देश को। ऊपर से ये एक हेलीकॉप्टर हादसे में 19 जवानों को और खोना पड़ गया है। उन परिवारों से जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। भगवान उनके वो इस दुख की घड़ी में हौसला और हिम्मत दे। रही बात के सेवा के आंकलन में फ़र्क में, इसके पीछे देखिए फ़र्क तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि आपको फौजी याद कब आते हैं? जब देश के ऊपर संकट के बादल छा रहे होते हैं, वो चाहे लड़ाई के रूप में हो या ऐसे ही किसी नेचुरल कैलामिटी के तौर पे हो, जैसे अभी उत्तराखंड में आया हुआ था। तो एक खेल रहा है, खेल में खिलाड़ी हारता भी है, जीतता भी है। उसके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन इतनी नहीं होती जितनी फौज की के लिए होती है। देखिए, वो हार गया, चैंपियनशिप नहीं जीतते तो भी कोई फर्क नहीं था, चलिए हम दूसरे नंबर पे होते, रनर अप होते। लेकिन अगर फौजी अपनी ड्यूटी से हारता है तो देश को कितना बड़ा हर्जाना उठाना पड़ सकता है, वो लड़ाई के टाइम हो या ऐसे ही नेचुरल कैलामिटी के टाइम में। फौजी को अपने फर्ज को पूरा करना होता है और उसको पता है उसमें उसकी जान भी जा सकती है। जैसे अभी रेस्क्यू वर्क्स में गए, वो वहाँ कोई घूमने नहीं गए थे फौजी, वो रेस्क्यू वर्क कर रहे थे जिसमें उनकी जान गई है। इस मुश्किल के हालात में सबसे ज़्यादा फौजियों निकाला किसने? फौजियों ने। हालांकि और स्वयंसेवी संस्था भी होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आगे कौन रहे? फौजी, इंडियन आर्मी के, ITBT के जो भी थे, तो उन्होंने उनको निकाला है। तो उनकी सेवा का इतना तो आंकलन कीजिए ना कि कल को कोई और आए तो उसको दुख ना हो। कम से कम जिनके परिवार अभी जिनके बेटे खुए हैं वो क्या सोचेंगे? अगर हमारा बेटा आज क्रिकेट खेल रहा होता, 1 करोड़ घर में लेके आता और जिंदा भी होता हाँ, तो उनको ऐसा ना लगे कि हमारे बेटे ने ऐसे ही जान गंवाई, इससे अच्छा तो क्रिकेट खेल लेता। तो सरकार को ये रखना होगा। ठीक है, BCCI उनको 1 करोड़ क्या 10 करोड़ दे, वो उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन सरकार को ये रखना चाहिए कि जिस माँ ने अपने बेटे को भेजा उसको ये ना लगे कि मेरे बेटे का खून का कीमत सरकार ने हक अदा नहीं किया। तो इसके लिए सरकार को सोचना होगा कि जो भी फौजी आते हैं, अगर ऐसे कोई हादसे में गुजर जाते हैं, देश सेवा करते हैं, बॉर्डर पे जान चली जाती है, तो उनके पीछे उसको लगना चाहिए कि पीछे मेरे परिवार को संभालने वाला पूरा देश बैठा है। दूसरा शायद ये भी है कि जो यंग जनरेशन है वो ये शायद समझ सके कि देश में इंडियन आर्मी में जाने का क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है। ये एग्जाम्पल शायद सरकार को सेट करना चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल नहीं, ये इस देश का खुशनसीबी है कि जैसे इकबाल ने कहा था, कुछ है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। वो इसी कारण रहा है कि हमारे जवान वक्त पे आगे आ जाते हैं हमें बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए। अगर ये जज्बा उनमें ख़त्म हो जाए तो सोचिए क्या होगा। तो वो जज्बा ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। ये उनकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए यूथ की कि फौज में जाना है मुझे। लास्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए कि कहीं और नहीं मिला तो चल फौज में चलो। तो वो तभी होगा ना जब उसको होगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे उसकी सेवा का मुझे पूरा वो मिलेगा, आंकलन होगा, मेरी सेवा का पूरी मुझे फ़ायदा मिलेगा। अब मरने के बाद उसके पता है तेरे पीछे तेरा परिवार संभालने वाला नहीं, तो कोई क्यों मरने की जगह जाएगा। देखिए, सरकार को अपनी इस पॉलिसी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि ताकि कल को कोई भी जवान आए तो मैंने जैसे पहले कहा कि उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, वो खुशी से आए, फंसी में नहीं आए। फंसी में जब आएगा तो वहाँ काम भी सही नहीं होता, सेवा भी सही नहीं होती। बंदा काम भी वहीं सही कर पाता जहाँ वो खुशी से जाता है जिस काम को। इसलिए ठीक है, BCCI 1 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी दे,
लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। ठीक है कि ये देखो, वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक टाइम होगी, इसलिए प्रेस ने भी इसको उठा दिया, नहीं तो बहुत बारी नहीं उठाती प्रेस भी। ठीक है, कोई सब जवान शहीद हो गया, उसके परिवार को कुछ मिल गया या पेट्रोल पंप मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हो ज़रूर उठाना चाहिए कि फौजियों को इतना मिले कि यहाँ आने के बाद हर कोई आना चाहे, फंसी में नहीं आए। ये लास्ट ऑप्शन नहीं, ये जो लास्ट ऑप्शन बनने जा रहा है ना आगे आगे, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। गवर्नमेंट ने पॉलिसी ज़रूर बनाना चाहिए। यूथ का इंडियन आर्मी फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल गवर्नमेंट को सेट करना ज़रूरी है। अब वक्त आ गया कि उसको ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो वो अमेरिका की तरह क्या होगा कि फिर वो लाजमी करना पड़ेगा कि फौज में हर एक को सर्विस करनी पड़ेगी। अभी तो शौकिया आते हैं, फिर एक ज़रूरत मजबूरी के तौर पे आएंगे कि आपको इतने दिन सर्विस करनी है। ये चीज़ नहीं, ये सिचुएशन इंडियन आर्मी में या हिंदुस्तान में नहीं आने देनी चाहिए सरकार ने। और उसको नहीं आने का मैं तो यही मानता हूँ कि उसके पीछे कि सरकार को जो ये फौजियों के प्रति अपनी जो पॉलिसी है ना, नौकरी की, तनख्वाह की, पेंशन की, और ऐसे कोई शहीद हो जाता उसके बाद मुआवजे की, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, और इसकी बहुत बड़ी आज के दिन ज़रूरत भी है। राहुल जी, नीतीश कुमार ने भाजपा नेता को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो भाजपा को मुश्किल हो जाएगी। जी, मेरा खरी बात में आपसे पूछना है कि क्या नीतीश कुमार भाजपा को डराना चाहते हैं? दूसरा सवाल, अगर नीतीश कुमार ऐसा कुछ जानते हैं तो क्या भाजपा को नुकसान हो सकता है? तो इस धमकी का क्या मतलब निकाला जाए कि नीतीश कुमार देश की जनता से कुछ छुपा रहे हैं? इस पर आपकी खरी बात क्या है? आपने कभी सड़क पे मदारी का डुगडुगी का तमाशा देखा है? जी। वो डुगडुगी बजाता रहता है, जो रोज के आने जाने वाले हैं वो निकल जाते हैं, कुछ नए बच्चे वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपना एक मजमा जमाने की कोशिश करता है। तो मुझे भी यही लग रहा है, दोनों पार्टियां अपना अपना मजमा जमाने के लिए एक दो डुगडुगी ही बजा रही हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब 17 साल तक इकट्ठे रहे हैं, जायज़ है कि हर एक के अपने अपने कुछ न कुछ आपस की बातें पता चल जाती हैं। जैसे गठबंधन है, वैसे जैसे शादी होती है ऐसे गठबंधन होता है, एक दूसरे के राज या कुछ बातें, अंदरूनी बातें पता चल जाती हैं। जब आप अलग हो रहे हों तो अच्छे दोस्तों की तरह कहते हैं कि एक दूसरे राज की चाबियां समुद्र में फेंक देनी चाहिए, उनको उगाड़ना नहीं चाहिए, किसी के दूसरों को नहीं पता चलना चाहिए। ये एक गठबंधन का एक बिना लिखा हुआ नियम होता है। माना जाता है कि जब आपस में बैठे हैं बातें होगी तो ये होते हैं कि कल को ये उजागर नहीं होंगी। जरूरी नहीं है कि उन्होंने देश का कोई अहित होगा, लेकिन पार्टियां की अपनी पॉलिसियां कुछ होती हैं, लोगों को जीतने के कुछ न कुछ इधर उधर के तरीके अपनाते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शासक कर रहे हैं, जीतना आपका मकसद है तो थोड़ा बहुत तो अपनाते ही। अब उनको खोल के आप अब कह रहे हो कि मेरा मुंह ना खुलाओ, मुश्किल हो जाएगी, ये आप डरा रहे हो। जो आपका सवाल है कि डराना चाहते हैं, वाकई वो डराना के बहाने इशारा कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि आप भी चुप हो जाइए, नहीं तो मैं भी खोलना शुरू कर दूंगा। अब बीजेपी कहाँ तक गई, उनको कितने तिलमिलाए हैं इसमें, उन्होंने ये नीतीश कुमार जी ने कहा है तो वो उन्होंने भी कुछ, बीजेपी ने भी कुछ कहा होगा। तो गठबंधन धर्म का दोनों को पालन करना चाहिए। आप अलग हुए हैं, मर्यादा से अलग होइए, कल को फिर भी इकट्ठे हो सकते हैं। इतनी दूरियां मत बढ़ाइए कि कल को इकट्ठे होने में शर्म महसूस होए। तो मैं यही मानता हूं कि ये दोनों ही पार्टियां गलत कर रही हैं। रही बात कि आपका दूसरा सवाल है नीतीश जी के पास ऐसा क्या हो सकता है जो वो बीजेपी को नुकसान हो। देखिए, वो बीजेपी सरकार में रेलवे मंत्री थे 2002 में, हो सकता है उनके पास कुछ हो, लेकिन मैं इसको उनका ये कहना कि मेरा भी मुंह खुल सकता है, नीतीश जी का ये कहना आज कह रहे हैं, तो इससे नीतीश जी को भी मैं मानता हूं कि अपनी छवि पे नुकसान ही होगा। देखिए, आप अगर किसी अपराधी का कोई अपराध छुपाते हैं तो आप भी अपराधी होते हैं, ये इंडियन पेनल कोड में लिखा हुआ है। अगर कुछ गलत बीजेपी ने किया है और आप उस टाइम जानते थे, तब आपने नहीं बताया, आप इस्तीफा नहीं दिया या अपने सरकार नहीं छोड़ी और आज कह रहे हैं, तो आप अपनी भी जो लोगों के अंदर छवि आपकी बैठी हुई है, आपको तो इसको नीतीश कुमार जी को तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी मानने लगे थे कुछ लोग।
तो अब क्या लोगों को क्या होगा, उनको कैसे वो आपकी सच्चाई को मानेंगे। लोग सोचेंगे कि वो कुर्सी के लिए चुप रहे, आज दूसरी कुर्सी हथियाने के लिए अब ये कह रहे हैं कि मैं आपकी वो बातें बता दूंगा, तो लोगों में क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। नीतीश कुमार जी का ये बयान दे के अपना भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और मुझे नहीं लगता ये कुछ कहेंगे, असल में कुछ कहने को है नहीं, लेकिन अगर कुछ है तो ये कहेंगे नहीं, कि इनको पता है कि ऐसा कहने से लोग भी आपके खिलाफ ही जा सकते हैं, कि उस टाइम क्यों नहीं बताया नीतीश जी जो आज बता रहे हैं जी। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, छोटी मोटी बयानबाजी दोनों करते रहेंगे, दोनों को ही कड़वाहट है, और अगर बीजेपी कहीं अच्छी सीटें निकाल लाई तो देख लेना ये दोनों इकट्ठे भी हो जाएंगे। तब तक अभी तो शुरुआत हुई है, जब तक इलेक्शन नहीं होते तो पता नहीं एक दूसरे पे कुछ और भी बयान के तो गोले ये दागेंगे, ये चलता है राजनीति में। धन्यवाद राहुल जी। खरी बात के आज के इस विषय पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं, और अन्य विषय पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।